नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारा टैक्स कम करो, यह आवाज इन्हीं दिनों क्यों मुखर हो रही है, क्यों सुनाई दे रही है? क्या इसलिए कि मिडिल क्लास का प्यारा शेयर बाजार डूबने लगा है? 4 महीने से अधिक समय से गिरावट के कारण 20 करोड़ निवेशकों के माथे पर शिकन पड़ने लगी है। उनकी कमाई घटती जा रही है तो टैक्स की दरें कांटे की तरह चुभने लगी हैं। बाजार में हाहाकार मचा है तो अब नजर सरकार पर पड़ी है कि माई बाप ही टैक्स घटाकर कुछ राहत दे सकते हैं ताकि उनके हाथ में पैसा आए और वे खरीदारी की तरफ लौटें। शहरों में मांग में सुधार की उम्मीद कमजोर पड़ने लगी है। इसे लेकर उद्योग जगत के संगठन सरकार से टैक्स कम करो की गुहार लगाने लगे हैं। 90 घंटा काम करने के बयान पर कितनी बहस हो गई, लेकिन उद्योग टैक्स की दरों को कम करने की बात कर रहा है, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अखबारों ने भी टैक्स कम करो की मांग को प्रमुखता से पेश नहीं किया है। क्या टैक्स में राहत देकर बाजार में डूब रहे मिडिल क्लास को सरकार राहत दे सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडिल क्लास के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इस बार उनके लिए अच्छे दिन का इंतजार और भी लंबा होने वाला है? पीएचडी, चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर सीआईआई और फिक्की सभी टैक्स में सुधार की मांग कर रहे हैं। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की मांग है कि बैंकों में जमा राशि पर जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स की दर घटा दी जाए। एलएलपी कंपनियों पर अधिक से अधिक 25% ही टैक्स लगे और टीडीएस टैक्स की अलग अलग दरों को कम से कम रखा जाए। मिडिल क्लास चुप हो गया है, उसे पैसे का पाला मार गया है। भरोसा नहीं है कि टैक्स चिल्लाने से सरकार इस बजट में कुछ ठोस राहत देगी, इसलिए उद्योग जगत की इस मांग पर चुप्पी छाई हुई है। मिडिल क्लास यानी एम क्लास को पता चल गया था कि कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उसने अपनी उम्मीदें शेयर बाजार के ऊपर टिका दी। कोविड के बाद से खासकर शेयर बाजार की तरफ पलायन करने लगा। शेयर बाजार में उछाल और स्थिरता का लंबा दौर भी चला, जिसके कारण भरोसा बन गया कि यहां से भरपाई हो जाएगी। इसे देखते हुए शेयर बाजार में करोड़ों की संख्या में नए निवेशक आए, जिन्होंने बैंकों से अपनी जमा पूंजी निकाली और डीमैट अकाउंट खोलना शुरू कर दिया। लेकिन अब तो शेयर बाजार भी गिरने लगा है। जिस रफ्तार से विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से पैसे निकाले हैं, उससे लगता नहीं कि उनकी यहां बहुत जल्दी वापसी होने वाली है। तो क्या हम 20 करोड़ निवेशकों की चिंताओं को लेकर बात कर रहे हैं? क्या अखबारों की हेडलाइन बदलने लगी है जिससे पता चले कि भारत के बाजार में जारी इस गिरावट को कैसे समझा जाए? या 20 करोड़ निवेशकों की हालत यह हो गई है कि वे अपना दुख किसी से नहीं कह पा रहे हैं? हम आज उन्हीं 20 करोड़ निवेशकों की बात करेंगे जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड वगैरह में निवेश करते हैं। सितंबर महीने से लेकर सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट आ रही है। 4 महीने तक गिरावट का ही दौर बाजार में चला है। बीच बीच में कुछ सुधार हुए मगर अस्थायी साबित हुए। गिरावट का दौर थमा नहीं। जनवरी के 13 दिन गुजर गए और इस बात को लेकर कोई दावा नहीं कर सकता कि बाजार में खुशहाली के दिन लौट आए हैं। 4.5 महीने से कम समय में भारतीय निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए हवा हो गए। सितंबर महीने से लेकर 10 जनवरी तक 47 लाख करोड़ निवेशकों के डूबे हैं। पिछले 4 दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों के 20 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। 13 जनवरी को 8 लाख करोड़ घट गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सितंबर से लेकर 13 जनवरी तक करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। इसमें अगर 5 लाख करोड़ रुपए भी छोटे निवेशकों के डूबे होंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार का यह करंट किन किन घरों में झंझना रहा होगा। बाजार में करीब 10% खुदरा निवेशक माने जाते हैं। शेयर बाजार के कारण सभी को भरोसा हो चला था कि मोदी सरकार के दौर में आर्थिक मोर्चे पर सब ठीक है, क्योंकि इस बाजार ने रूस यूक्रेन युद्ध को देखा, गजा पर इस्राएल के हमले को झेला। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद भारत का शेयर बाजार स्थिरता और उछाल की तरफ ही रहा। अब ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 5 महीने से शेयर बाजार ढालान पर फिसलता नजर आ रहा है। सितंबर 2024 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 85,836 अंकों पर पहुंच गया था। 13 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 76,330 अंकों पर आ गया।
4.5 महीने में 9,000 अंक नीचे आ चुका है। इस बार गिरावट का यह दौर कुछ दिनों का नहीं, सितंबर से शुरू हुआ और अब जनवरी भी आधा बीतने जा रही है। 4 दिनों से सेंसेक्स गिरता ही जा रहा है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाले जा रहे हैं। 22,000 करोड़ से अधिक पैसा भारत के बाजारों से निकाल चुके हैं। 13 जनवरी को सेंसेक्स 1,000 अंकों से नीचे आया। निफ्टी भी 345 अंक नीचे आकर 23,085 पर आ गया। बिजनेस अखबारों के अनुसार 13 जनवरी को ही मार्केट से 12 से 13 लाख करोड़ निवेशकों के स्वाहा हो गए। बाजार में रक्तपात हो रहा है और गोदी मीडिया में गुणगान चल रहा है। दिसंबर महीने में बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक अध्ययन प्रकाशित किया था और एक चार्ट के जरिए दिखाया कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के शेयर बाजार में रिटर्न सबसे अच्छा रहा। जितना लगाया उससे ज्यादा मिला। इस आधार पर यह चार्ट बना है। मनमोहन सिंह यहां भी मोदी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में शेयर बाजार ने 179% रिटर्न दिया। इतना मुनाफा, इससे अधिक मुनाफा केवल नरसिम्हा राव के समय मिला जब शेयर बाजार ने 180% का रिटर्न दिया। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में शेयर बाजार ने केवल 61.2% का रिटर्न दिया और दूसरे कार्यकाल में 81% का। इस साल जून से लेकर दिसंबर तक का रिटर्न 9.2% रहा है। इस वित्त वर्ष में क्या शेयर बाजार का रिटर्न अब बेहतर हो पाएगा? लेकिन जब शेयर बाजार ने 180, 179% का रिटर्न दिया, तब डीमैट खातों की संख्या में उस तरह से उछाल नहीं आया जिस तरह से मोदी सरकार के दौर में आया। यह मोदी के प्रति मिडिल क्लास का विश्वास ही था कि बैंकों से पैसा निकालकर लोगों ने शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया। इसी के साथ डीमैट खातों की रफ्तार बढ़ने लगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 4 वर्षों में डीमैट खातों में हुई प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। मार्च 2020 में डीमैट खातों की कुल संख्या 4.1 करोड़ थी। अगले 4 साल 7 महीने में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 17 करोड़ हो जाती है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के दौर में एम क्लास यानी मिडिल क्लास को मोदी पर ज्यादा भरोसा रहा, तभी उसने बैंकों से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाना शुरू किया। लेकिन अब जब मोदी के दौर में शेयर बाजार ने मनमोहन सिंह से काफी कम रिटर्न दिया है, यह बात धीरे धीरे सामने आ रही है। भारत का वोटर और निवेशक पैसा और वोट दोनों के मामले में एक जैसा बर्ताव करता है। पिछले 4-5 सालों में सेंसेक्स में अगर हम देखें या निफ्टी में बहुत तेज़ी से जो है वृद्धि आई है और इससे जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, पूरा शेयर बाजार का जितना पैसा उसमें लगा हुआ है, तो वो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ते हुए नज़र आया है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारा जो असली अर्थव्यवस्था है, यानी हमारा जो उत्पादन है, जो कृषि का उत्पादन है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो उत्पादन है, हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, निर्यात है, या हमारा जो कंजम्पशन है, जो जितने हम हमारा भोग के पीछे हम जितने खर्चा करते हैं, ये जो असली इकोनॉमी है